सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। और आज हम हफ्ते की किताब की जो सीरीज है, जिसमें हम एक किताब के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके साथ मौजूद है। और पिछली बार हमने बताया था कि हम जो है अ, आधा गांव किताब पर चर्चा करेंगे इस बार। ये किताब जो है राही मासूम रजा साहब की किताब है। ये बहुत मशहूर रहे हैं अपने वक्त में। और खास तौर से ये जब महाभारत का इन्होंने जब संवाद लिखा था, तो उसकी वजह से ज्यादा मशहूर हो गए थे। फिल्मों में भी बहुत सी फिल्में इन्होंने लिखी है। आधा गांव इस मामले में अलग है कि हिंदी उपन्यास में मुस्लिम पात्रों को और जिस परिवेश में आधा गांव हमें इंट्रोड्यूस कराती है, उससे पहले ऐसा नहीं था। इसमें आपको मुसलमानों के बीच जातिगत भेदभाव भी नजर आएगा। मुसलमानों के बीच जो प्रथाएं हैं, तलाक की, हलाला की, इस तरह की जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, ये भी नजर आएगी। मुता, एक प्रथा शियाओं की प्रथा जो है वो भी नजर आएगी। अच्छा, ये पूरा पूरा उपन्यास जो है वो अशराफ मुसलमान और खास तौर से जो शिया अशराफ है, उसको नजर में रख के लिखा गया है। क्योंकि राही मासूम रजा खुद भी उसी समाज से आते थे, तो उन्होंने अपने समाज को बहुत अच्छे तरीके से इस पर वर्णन किया है। और हमको अशराफ पात्रों से जब पसमादा पात्र टकराते हैं, तो हमें कुछ पसमादा नजरिए भी सामने आते हैं। इस पे हम बात करेंगे कि क्या ये पसमादा नजरिया इन्होंने कैसे इसमें इंट्रोड्यूस किया, क्या उन्होंने जानबूझ के ऐसा डाला है कि क्या, कैसे मतलब ये आया ये नजरिया। दूसरी बात, ये इस किताब के बारे में थोड़ा बता दें कि आज़ादी से पहले के से ये कहानी शुरू होती है, और बंटवारे के बाद जो मुसलमानों के हालात, खास तौर से अशराफ मुसलमानों के जो हालात है, उस पर जाके खत्म होती है। कैसे उन्होंने, वो किस तरीके से वो झेल रहे हैं फिर बंटवारे के बाद, जो एक बंटवारे का इल्जाम, पार्टीशन का इल्जाम कि मुसलमान ने पार्टीशन करा, इस तरीके की बातें। दूसरी बात, इसमें ये जो है हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति, साझा विरासत को आधार में रख के लिखा गया। और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो गंगोली जो गांव है जिस पर ये कहानी फोकस है, वो ये बता रही है कि यहाँ के जो पात्र है, जो हिंदू मुसलमान, वो एक ही संस्कृति के हिस्सा है, और एक ही संस्कृति, एक ही भाषा है उनकी, एक ही बोलचाल है। तो इस तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब ये टू नेशन थ्योरी किस तरीके से गाँव में जाके फेल हो जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो जो अलीगढ़ के जो लड़के थे, अलीगढ़ मूवमेंट जो जो एजुकेशन मूवमेंट था, वो किसी पाकिस्तान मूवमेंट में बदल जाता है। और वहाँ के लड़के गांव-गांव जाके किस तरह सांप्रदायिकता फैलाते हैं, और अलीगढ़ का किस तरीके से किरदार रहा है पाकिस्तान के निर्माण निर्माण में। हम बता दें कि अगले हफ्ते इसी टॉपिक पर, हम टोपी शुक्ला पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो इन्हीं की है। लेकिन इस बार जो है हम आधा गांव पे चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फाकिर भाई, ये अभी इंट्रोडक्शन के हिसाब से ठीक ठाक बातें बता हाँ दी हैं। अब शुरू करते हैं, है ना। फाकिर भाई, जी। सबसे पहले अभी प्रारंभिक टिप्पणी बताइए इस किताब को लेके। ये किताब क्यों अलग है? हिंदी साहित्य में इसका बहुत नाम है। जैसे आप वो राग दरबारी को पढ़ेंगे, उसी तरीके महिला आंचल है, और जी जी जी। ये गुनाहों का देवता है, उसी लेवल की इस किताब को गिना जाता है। मतलब बहुत ज्यादा नाम है इस किताब का। तो फकीर भाई, तो पहला राही मासूम रजा आधा गांव के बारे में आप पहला इंट्रोडक्शन दीजिए, आपको मैं शुरू करूँ। ये उपन्यास है। इसके बारे में खुद राही मासूम रजा ने कहा था कि ये मेरा एक सफ़र है, मैं एक सफ़र पे निकला हूँ, गाजीपुर के सफ़र पे। क्योंकि ये उपन्यास गाजीपुर का जो जनपद है, उससे 11 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहाँ राही मासूम रजा का जन्म हुआ, जहाँ वो पैदा हुए, गंगोली। तो उस गंगोली गांव की ये कहानी है। तो उनका कहना था राही मासूम रजा का कि अगर मैं गंगोली का कहानी कह पाया तो मैं एक महाकाव्य लिखूंगा, इपिकल एक उपन्यास लिखूंगा गाजीपुर के बारे में, जनपद के बारे में। और दुर्भाग्यवश वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन 1966 ईस्वी में ये जब उपन्यास आया, तो एक बैक एक बहुत बड़े उपन्यास के रूप में स्थापित हो गए राही मासूम रजा। तो इससे इस उपन्यास का महत्व, इसकी अहमियत आपको समझ में आ सकती है कि इस उपन्यास के बाद वो एक बहुत बड़े उपन्यासकार माने जाने लगे, राही मासूम रजा। और जो अदरवाइज कहानियां वगैरह लिखते थे, लेकिन उनका इस उपन्यास के साथ एक बड़े उपन्यासकार के रूप में नाम हो गया, वो मशहूर हो गया। तो इससे उपन्यास का, क्योंकि ये एक नए खित्ते में और नई शैली में, नए स्टाइल में, नए अंदाज में यथार्थ बयानी, हकीकत बयानी, मंजर निगारी जिसको कहते हैं, एकदम चित्रण, आंखों के सामने एक पिक्चर की। ये नीम का पेड़ हो,
या तमाम उनकी कहानियां आप देखेंगे कि वो एक चित्र खींच देते हैं, मंजर निगारी जिसको बोलते हैं, पिक्चरेस्क। तो वो पिक्चरेस्क है, एक चित्रण करने में, एक तस्वीर उभारने में माहिर है। इसी के कारण से वो फिल्मों में भी बड़े सफल रहे, क्योंकि फिल्मों में मंजर निगारी की बड़ी कीमत होती है। तो राही मासूम रज्जा को थोड़ा इसलिए मैं समझा रहा था, ताकि इस उपन्यास को आप समझ सकें कि इसका जो लेखक है, मुनस्सिब है, राइटर है, वो कैसा है। तो इस उपन्यास को मैं एक यथार्थवादी कला जिसको कहा जाता है, रियलिज्म के बेहतरीन नमूने के रूप में देखता हूँ, जिसको मार्क्सवादी चिंतक फ्रेडरिक जेमेसन बोलता है कि कॉन्शसली अपने विचारधारा में बहुत विकसित नहीं है। राही मासूम रज्जा एक रोमानवादी रोमांटिक उपन्यासकार है, जहाँ रोमांस है, एक साजिश संस्कृति का, विरासत का, गंगा जमुनी जिसको कल्चर तहजीब कहा जाता है, उसका एक रोमान उनके यहाँ है। लेकिन इसके बावजूद, डिस्पाइट हिज लिमिटेशन एज ए रोमांटिक राइटर, एक रोमानी उपन्यासकार होने के बावजूद, ये हदों के बावजूद भी एक बहुत अच्छा वो रियलिज्म, हकीकत बयानी, यथार्थवाद का एक बेहतर नमूना इस उपन्यास के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। तो यथार्थवादी कला, रियलिस्ट आर्ट के हिसाब से मैं इसे एक बेहतरीन उपन्यास जी। और इसको मैं जो मुस्लिम जीवन तथाकथित कहा जाता है, वो मुस्लिम जीवन के ऊपर में जो 3 ट्रायलॉजी है, 3 महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, उसमें ये एक है उपन्यासों में। एक तो सानी का काला जल है, और दूसरा मंजूर एहतशाम का जो सूखा बरगद है। उसी के साथ, बल्कि उससे बड़े, क्योंकि उस उपन्यासकारों में थोड़ा सा वो हकीकत से वो हट गए हैं, लेकिन ये बहुत ही हकीकत को, इसको काला जल से तुलना की जा सकती है। बहुत यथार्थवादी उपन्यास है मेरे हिसाब से। अच्छा फाकिर भाई, आप इसको शुरू करते हैं। इसको चैप्टर वाइज 10 चैप्टरों में उन्होंने बांट रखा है पूरे उपन्यास को। तो हम ये देखते हैं, पहले चैप्टर में वो बात करते हैं कि गंगोली में किस तरह प्रवेश करते हुए बताते कि बड़ा फाटक, छोटा फाटक, हमारे फैयाज भाई जो हैं, फैयाज अहमद फैजी, वो उसी जगह से आते हैं। तो वो मुझे बताते रहते हैं बड़का फाटक, छोटका फाटक। तो बताते हैं किस तरीके से दबदबा, जो मुख्तार अंसारी है वो बड़के फाटक के मतलब पड़ोस पड़ोस के रहने वाले, मतलब कि वही उनका वर्चस्व उधर ही है। तो 2 फाटकों के बीच किस तरीके से एक ही जाति है, मतलब वो जो अशराफ जाति है दोनों ही तरफ है, और उनके बीच भी एक टसल है कि हमारा वाला ज्यादा अच्छे हैं, हमारा फाटक ज्यादा अच्छा है, उनका फाटक ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये जो शिया समाज को दिखा रहे हैं, तो इसमें मुहर्रम का जो इसमें जो एक शिया समाज, जिसे वो खुद लिखते हैं कि शियाओं के लिए ईद की खुशी अपनी जगह और मुहर्रम की खुशी अपनी जगह। अब मुहर्रम का इंतजार वो शिया जो है पूरे साल करते हैं, है ना। ये बात वो लिखते हैं। अच्छा, इसके साथ वो मैं क्योंकि हमारे जो ये रिव्यू है, ये इस पे आपको बहुत से रिव्यू मिल जाएंगे जो सांप्रदायिकता के नजरिए से और हिंदू मुस्लिम एकता के नजरिए से, साहित्य की नजर से किए। हम इस कोशिश हमारी ये रहती है कि हम जो है पसमानदा नजरिए से इस पे बात करें। तो अब जैसे इसी में कुछ बातें बता रहा हूँ कि दूसरी शादी करने वाली बात बाकी भाई की इसमें दिखा रहे हैं कि जो वहाँ के जो अशराफ हैं, जो सैयदान हैं, खान साहब है, वो दूसरी शादी करना को वो बुरा नहीं समझते, वो उनके कल्चर का पार्ट। वो लिखते हैं, मैं पढ़ भी देता हूँ, दूसरा ब्याह कर लेना या किसी ऐरी गैरी औरत को घर में डाल लेना बुरा नहीं समझा जाता था। शायद ही मियाँ लोगों का कोई ऐसा खानदान हो जिसमें कलमी लड़के और लड़कियां ना हो। ये अभी इस पे बात करते हैं। जिनके घर में खाने को भी नहीं होता, वो भी किसी न किसी तरह कलमी आमों और कलमी परिवार का शौक पूरा कर ही लेते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यहाँ पे जो एक कल्चर था, वो कल्चर था कि लड़के, मतलब कि आप जो लौंडेबाजी वाला जो कल्चर, वो भी इसमें जिक्र करते हैं कि वो भी ऐसे इस तरीके के कई घटनाओं का जिक्र करते कि वो रखते थे, जो नवाबजादे थे, ये थे। और इस पे हम लोगों का जो कहना है कि हम जो पसमानदा समाज है, वो नॉर्मली जो है 2 शादियां उस पर नहीं देखने को मिलती, जैसे हम नहीं देखते अपने अड़ोस पड़ोस में 2 शादियां, ठीक है। और ये जैसे लिख रहे हैं, जैसे मैं पढ़ के सुनाई दिया कि वो कह रहे हैं कि वो शादी कोई ऐसा हो जो इस तरीके का शौक न रखता। 2 शादियां, शादी कर ले, शादी नहीं करते तो मुता कर लेते थे, मुता भी नहीं करते थे तो ऐसी कोई किसी औरत को, जिसको हम एक गंदी भाषा में बोलते हैं रखेल, वो रख लेते, रखनी इसको इसमें इस्तेमाल किया गया, जो शब्द इस्तेमाल किया गया इसमें रखनी का। तो इस पे थोड़ा सा फाकिर भाई मैं ये समझना चाह रहा था कि इन्होंने जो है पसमानदा नजरिया तो की बात नहीं कर रहा, लेकिन अशराफों के बारे में या अशराफ कल्चर के बारे में जितने साफ गोई से बात की है,
ऐसी बातें हमको सुनने को नहीं मिलती। बाकी इस पे थोड़ा सा आप बताए, आपकी टिप्पणी से मैं जानना चाहता हूँ कि इस इतना मतलब ये क्या इतना कॉमन है जिस तरीके से उन्होंने लिखा है? तारीफ से उपन्यास लिखा गया है, और ये जो गांव का पूरा अर्थात इसमें इसलिए नहीं आ पाता है कि जो उनके अनुभव में है, जो उनके तजुर्बे में है, जो उनके एक्सपीरियंस में है, उसी को लिखने की कोशिश राही मासूम रजा ने की है। जो अब्दुल बिस्मिल्लाह जैसे लोग जो कि अशराफ होते हुए भी एक एक्सटर्नल गेज के द्वारा जुलाहों के बारे में लिखते हैं और गलत सलत लिखते हैं, तो वैसी कोई कोशिश नहीं की है। और इसको मैं राही मासूम रजा की वो ईमानदारी मानूंगा कि जिस खित्ते में हमको अनुभव नहीं है, जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है, उसमें नहीं बोलना, खामोश रहना ही बेहतर होता है। तो चूंकि ये जो पसमानदा समाज है उससे नहीं बिलोंग करते हैं, उसके बारे में इनके मालूमात जिस ढंग के हैं उतना ही भर लिखा है इन्होंने। तो ये जिस समाज से बिलोंग करते हैं, सिया समाज और अशराफ समाज, वो उसमें सचमुच ये शादियां आम बात है। ये कोई बहुत, और जिस 1966 में उपन्यास लिखा गया था, तो और ये विभाजन के जस्ट पहले से शुरू होता है और मुहर्रम की घटना से शुरू होता है कि गांव में मुहर्रम जब उपन्यास प्रारंभ होता है तो देखिएगा कि मुहर्रम का माहौल है, मरसिया गाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब रोना बड़ा मुश्किल हो गया। पहले लोग आराम से रो लेते थे, अब लोग जबरदस्ती रोते हैं। तो इस तरह का बड़ा यथार्थ और रियलिस्ट चित्रण जो कि उस वक्त की सच्चाई है, तो उस वक्त जो सच्चाई थी उसके हिसाब से मैं हामी हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। इन्होंने सच लिखा है, और जिस समाज के बारे में लिख रहे हैं वहाँ सचमुच ये शादियाँ मुत्ताह वगैरह आम थी। ये कोई मतलब बढ़ा चढ़ा नहीं लिखा इन्होंने। और इसका कारण आर्थिक, जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो पात्र गढ़े हैं, आप देखिए तो बनावटीपन नहीं नजर आता है। बनावटीपन न नजर आने की वजह यही है कि वो पात्र जो वक्त समय का भी असर पड़ता है। फुन्नन मियाँ पर आजादी से पहले, आजादी के बाद का एक असर पड़ता है। उसी तरीके से अब्बू मियाँ और जो भी और लोग हैं जो इसके पात्र हैं, वो उस पर असर पड़ता है। अच्छा, एक चीज और जो है मैं खोज रहा था कि देखिए जो इनके जो अशराफ पात्र हैं सबके नाम है। इसमें एक चैप्टर है मियाँ लोग, ठीक है। इसको समझाना इसलिए जरूरी है ताकि समझ सके जब हम पसमादा मुसलमान या पसमादा समाज के जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी, जब ये बात कहते हैं कि मुसलमान में मियाँ उन्हीं को समझा जाता है जो अशराफ जाति के, जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको मियाँ नहीं बुलाया जाता। और ये चैप्टर आप पढ़िएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इस पे बात भी करता हूँ कि जब गांव में बोला जाता है तो मियाँ का घर कहाँ है, तो खुद जो मुसलमान जो छोटी जाति, जिसमें बोला जुल्हा, चुड़ियार, नैया, ये लोग भी मुसलमान के अशराफ जातियों के घर दिखा देते, ये मियाँ का घर है, ठीक है। और जो दलित जाति जो और जो हिंदू जाति वो भी जानते थे मियाँ का मतलब होता है सिर्फ अशराफ मुसलमान। उस शब्द सिर्फ उस जाति के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह बीबी का इस्तेमाल इसमें आप देखेंगे, बीबियों का जो इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ अशराफ जाति की औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो पसमादा जाति की औरतें उनको तो चुड़िहारन, मनिहारन, जुलाहन, नैयन इस तरीके करके इस्तेमाल किया गया। तो वो जो अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर है ना, बेपता नजर आई कल जो चंद बीवियां, अकबर जमीन में हैरते गैरते कौमी से गलते कुछ समथिंग था। तो उसमें जो है जो बीवी शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अशराफ जाति की औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अकबर इलाहाबादी को इस बात की ज्यादा तकलीफ थी कि ये पर्दा करके नहीं निकल रही है ये अशराफ जाति की औरतें, ठीक है। पसमादा जाति की औरतों के लिए तो कुछ और ही लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अब पानी भरने जाने वाली, पानी भरने के लिए नहीं आती है, तो अब बंद करके वो भी दाखिले स्कूल हो गई, वो भी स्कूल पढ़ने जाने लगी। एक नदनिया थी, ये दाखिले स्कूल है ना, ये वाला शेर था उसका कि अब देखने को नहीं मिलता है, लड़कियां जो है देखने को नहीं मिलती हमको। तो मैं अभी जब इस पे मियाँ लोग वाला जो चैप्टर पे मैं आया हूँ उसमें बताना बात क्या करना चाह रहा हूँ कि कैसे जो है कुछ जाति विशेष के लिए कुछ टर्म होता है, लेकिन बाद के कालों में हम देखते हैं कि मियाँ का शब्द में पसमादा भी आ गया। पसमादा बड़ा भूल जाते हैं कि हम भी जो है मियाँ लोग हैं, लेकिन मियाँ भाई गाना भी चल गया है ना। तो उसके बाद ये बॉलीवुड में ये सलमान खान ने मियाँ भाई का थोड़ा क्रेज और बढ़ा दिया, तो उनको लगता है मियाँ भाई मतलब सारे मुसलमान। जबकि ये पढ़िए बहुत पुरानी किताब नहीं है, 66 में लिख रहे हैं और 66 में बता रहे हैं कि मियाँ का मतलब होता है सिर्फ अशराफ, ठीक है। तो ये कैसे जो है कुछ शब्द कुछ जातियों के लिए जुड़ जाते हैं और बाद में कैसे जो है उस जातियों से वो निकल जाते हैं। बाद में सब कैसे ही हम सब भी मियाँ लोगों में आ गए, पहले तो हम तो मियाँ लोगों में नहीं थे।
हाँ, पॉइंट भाई। तो ये दिलचस्प है। और कई बार मैंने जिक्र भी किया है कि ये मेरी गांव की ये घटना है। एक गंगपुर सिसवन करके गांव है, ग्यासपुर। तो वहाँ किसी ने पूछा कि इसमें मुसलमानों का घर कौन सा है, तो बताया कि भाई ये मुसलमानों का घर है और इधर जुलाहों का घर। मान लो जुलाहा मुसलमान ना हो, उसको अलग से बताया गया। तो ये मुसलमान का मतलब अशराफ ही उसका सिग्निफायर है, और बाकी लोग का असली पहचान उसकी जाति जुलाहा राइन है, वो मुसलमान नहीं है। तो ये जो भाषा की गिमिक्स है, ये भाषा का जो खेल है वो चलता रहता है। ये अल्लामा इकबाल के यहाँ भी है, क्यों तो तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, क्या तुम मुसलमान भी हो। वहाँ यूं तो तुम जुलाहा हो, राइन भी हो नहीं बोलते हैं। वहाँ मुसलमान की एकता का मतलब है पठान और सैयद साहब की एकता। तो हर जगह एज ए सिग्निफायर ऑफ मुस्लिम पसमानदा को शामिल नहीं किया जाता है। ये कोई विशेष बात नहीं है। इस पर अब ये डेमोक्रेसी चैनल में और बाकी जगहों पे काफी बहस हो चुकी है। अब ये एक स्थापित तथ्य है, स्टैब्लिश तथ्य है कि ये सिग्निफायर जब कोई बोलता है हिंदू तो उसका अर्थ ब्राह्मण होता है, और जब कोई बोलता है मुसलमान तो उसका अर्थ मुगल, पठान और सैयद होता है। एकदम जाहिर है जी। जी, जैसे इसमें वो लाइन में पढ़ दूं कि अकबर इलाहाबादी जो बोल रहे थे कि बेपर्दा नजर आई के चंद बेबियां, तो वो देखिए कहाँ से बात हो रही है। वो लिख रहे हैं कि सैयदानियां तो डोली के बिना घर से निकल ही नहीं सकती थी। ये तो गांव की राकिनें, ज्वलाइनें, अहिरनें, चमाइनें होती थी। बड़ा ताजिया उनसे, उनकी मन्नतों का दर्द भरी धुन से बेपरवाह किसी, मतलब पूरी लाइन छोड़ दे रहा हूँ। बता रहे हैं कि ये तो वो सैयदानियां देख ही नहीं पाती हैं बड़ा ताजिया को, क्योंकि वो बिना डोली के कैसे जाएंगी देखने के लिए। ये तो छोटी जाती है औरतें ये चली जाती हैं और अपना दर्द जाके वहां बयान कर लेती हैं और मन्नतें मांग लेती हैं। तो इस तरीके से इसको समझने, हम इसी बात पर तो बहस करते हैं ना फाकिर भाई, कि ये सबको मुसलमान बना देते हैं सबको। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं पसमानदा, तो हमको कहा जाता है अच्छा पसमानदा तुम अपने आप को बोलो तुम मुसलमान नहीं हो। तो हम कहते हैं भाई तुम अगर किसी को यादव बोल रहे हो तो क्या वो हिंदू नहीं होता? यादव बोलते हो ना उसको, भाई उसकी वो पहचान होती है ना यादव, उसके अंदर अब छुपा रहता है। तो वो हमको मतलब ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि तुम लोग मुसलमान से बड़ा जो पसमानदा पहचान लेके चल रहे हो। उसके ऊपर बोल रहा था कि कैसे जो है अपने तो जो चाहे वो बन जाते हैं, हमको हमारे लिए सारे जो है सारे रूल हमारे लिए। बल्कि यही नहीं, आप देखेंगे कि जो मुसलमान का जो प्रतीक है वो अशराफ है, और उसी की समस्या पूरे मुसलमान को उनकी समस्या पर, हिजाब का प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो लाहिनें अहिरिनें जो रहती थी और जो छोटी जाति की मुसलमान स्त्रियां थी, चूड़िहारिन, वो तो बेपर्दा ही थी, अपना काम करती थी, चाजियाँ बनाती थी, उसके पीछे जाती थी। ये हिजाब वगैरह का पूरा प्रॉब्लम, तो आप देखेंगे किस तरह अपने प्रॉब्लम को पूरे मुआशरे पे, पूरे मुसलमानों पे थोप देता है। इस उपन्यास का नाम भी अगर देखें आधा गांव, तो इसका आधा गांव नाम इसलिए है कि ये हिंदुस्तान को दो भाग में बांटते हैं, आधा आधा, आधा मुसलमान और आधा हिंदुस्तान। तो चूंकि गांव के आधे पार्ट मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो आधा गांव है। लेकिन देखिएगा कि क्या ये आधा गांव सचमुच में आधा है? तो आपको शीर्षक नाकाफी लगेगा। ये बहुत छोटा 1/10 गांव की कहानी है, अशराफों की कहानी है। इसमें पसमानदा कहीं नहीं है। आधा गांव भी आधा गांव नहीं है, 1/4 गांव है, 1/10वां गांव है, दहाई गांव इसका नाम होता है, दहाई गांव। हम तो ये कह रहे हैं कि इस आधा गांव के हाशिए पर जो पसमानदा पात्र नजर आ रहे हैं, हम तो उनकी बोलियों को पकड़ के पूरे रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई उनकी। अच्छा मुझे ये समझाइए भाई, फाकिर भाई मुझे ये समझाइए कि ये पसमानदा जो कैरेक्टर्स में आते हैं और जो हमको नजर आता है कि वो सही भी लिखे हैं, राही मासूम रजा बहुत सही लिखे हैं। अभी बात होगी किस तरीके से जो है यथार्थवादी उनका वो। जी मियाँ भाई का जो लड़का होता है, मतलब जो सैयद साहब का लड़का होता है, वो जुलाहों के लड़कों के साथ कबड्डी खेलने लगता है। तो जुलाहों के लड़के उसको पकड़ लेते हैं, गिरा देते हैं। तो इतने में जो है आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, और उसको जुलाहों के लड़कों को मारा जाता है। कहता है कि तुम लोग जो है अब ये हिम्मत होगी तुम लोग मियाँ के लड़कों के साथ तुम जो कबड्डी खेलोगे। और उसके दादा जो है, उस लड़के के दादा पहुंच जाते हैं, फग्गू मियाँ पहुंच जाते हैं जुलाहों के गाँव, और डंडा बजा के लाठी बजा के उनको गरिया के भी आते हैं कि तुम लोग ये औकात है तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों के साथ कबड्डी खेलेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये पढ़ते हुए तो लग रहा है ना कि भाई उसने सही लिखा, मतलब जातिगत भेदभाव इस तरीके से लिखा उसने। मैं ये समझ चल क्या उनके अंदर ये भावना थी कि मैं जो पसमानदा समाज के
हित के लिए या उसकी आवाज उठाने के लिए बातें लिख रहा हूँ। ये जो एक दो पात्र जो नजर आ रहे हैं कि वो बस अशराफ अपनी बयान कर रहे हैं, उसमें जो टकरा गए पसमानदा पात्र उनको उस तरीके से बयान करते हैं। कैसे इसको देखते हैं? मेरा सवाल समझ पाए फाकिर भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्शसली नहीं लिखा गया है, उनके दिमाग से वो इतने गंगा जमुना हिंदू मुस्लिम बाइनरी में उनकी जहनियत इस तरह धंसी हुई है उस दलदल में राही मासूम रजा की कि ये आप तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं कि उनके दिमाग में छोटी जातियों की बात रही या उनका कुछ अधिकारों हकूक की बात रही होगी। ये सिर्फ आर्ट, यथार्थवादी आर्ट का पावर है। जब आप यथार्थ लिखते हैं कोई भी किसी भी जाति का हो तो आप बहुत पावरफुल लिख जाते हैं। और इसी को जो मार्क्सवादी एक थिंकर हैं फ्रेडरिक जेमेसन, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल अनकॉन्शियस ऑफ द टेक्स्ट। ये जो रचना है उसका एक अनकॉन्शियस होता है जिसको वो कॉन्शियसली नहीं लिखता है, वो रियलिटी लिखने जा रहा है तो अपने आप उसका, जैसे बाल्जक जो मार्क्स का बहुत प्रिय उपन्यासकार था, वो बहुत ही दक्कनूती रिएक्शनरी आदमी का, लेकिन जब उसने किसानों के बारे में लिखा तो बहुत प्रगतिशील लिख दिया। क्यों? क्योंकि तो ये मानना कि सही समाज का दर्पण वगैरह सब फालतू बकवास सिद्धांत है, या लेखक अपनी विचारधारा को उल्टा लिख देता है। किसी भी साहित्यिक रचना को जो अदब का क्रिएशन है उसको ये समझना कि हूबहू लेखक की आइडियोलॉजी का ट्रांसलेशन होता है, गलत है। लेखक का सिर्फ ये रोमांटिक दृष्टिकोण है, ये रोमांटिक दृष्टिकोण इतना पॉपुलर हावी है लोगों के सोच पे कि बहुत मुश्किल है इससे लोगों को आज़ाद और मुक्त करना। लेकिन ये पुस्तक पे चर्चा का उद्देश्य यही है कि लोग नए ढंग से सोचें और इस तरह के प्रेजुडिस प्रोग्राम को अनलर्न करें। सीखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लर्न करने से अनलर्न करना। जो कुज्ञान एग्नोटोलॉजी जो सीखा हुआ उसको अनलर्न करें, वो अंधविश्वासों से मुक्त हो। तो एक अंधविश्वास ये है जो रोमांटिसिज्म जो है, वो रोमांटिक जो साहित्य का सिद्धांत है कि साहित्य क्या है, आत्माभिव्यक्ति है। यानी राही मासूम रजा का जो विचारधारा है, जो सोच है, उसी का आर्टिस्टिक कलात्मक उल्टा ट्रांसलेशन रेंडरिंग क्या है उपन्यास, वो गलत है। वो जो सोचता है वही उपन्यास में नहीं आता, जो उपन्यासकार नहीं सोचता है वो भी आ जाता है। क्योंकि जैसा कि टी.एस. एलियट ने एक लेख लिखा है, सबको पढ़ना चाहिए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो किसी उपन्यास में सिर्फ इंडिविजुअल टैलेंट नहीं आता है, ट्रेडिशन भी आता है, समाज भी आता है, दोनों का डायलेक्टिक्स होता है, द्वंद होता है जो उसमें आता है। तो उसी कारण से पियरे मैसेरे बोलता है उपन्यास के अंदर एक तनाव, एक टेंशन, एक गैप होता है, दरार होता है, कंट्राडिक्शन होता है। और कहा जाता है उसी कंट्राडिक्शन को खोज पाना, ढूंढना, एक्सप्लोर करना, उजागर करना, मैनिफेस्ट करना एक क्रिटिक, एक नक्काद, एक आलोचक का काम, तनकीद का यही काम होना चाहिए। और यही मैं करने की कोशिश करता हूँ जब भी हम लोग पूरी कोशिश यही करते हैं। अच्छा देखिए, कई लोग इसी कारण से डिस्पाइट ऑफ उसका जो कॉन्शियस विचारधारा है गंगा जमनी संस्कृति हिंदू मुस्लिम बाइनरी वाली, उसके बावजूद पसमानदा के अर्थात उसमें आ जाता है। डिस्पाइट राही मासूम रजा उपन्यासकार जो है, इसी को पियरे मैसेरे बोलते हैं कि नोवेल इज डिफरेंट फ्रॉम इटसेल्फ। ये नोवेल खुद ही से अलग है, जुदा है, खुद ही से जुदा है, खुद से ही अलग चीजों को ये अनजाने में पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, इसको फ्रेडरिक जेमेसन बोलता है। ये राही मासूम रजा नहीं, उसके बाहर जाके उसका जीन लिखने लग जाता है वहां पे, और अर्थात लिख जाता है, और ये अर्थात पूरे सच्चाई के साथ यहाँ आया है। और इसीलिए इस उपन्यास को मैं एक उम्दा उपन्यास मानता हूँ, ये अर्थातवाद का एक बेहतर नमूना मानता हूँ, और अब्दुल बिस्मिल्लाह के झीने झीने चदरिया को बेहद कमजोर उपन्यास मानता हूँ, घटिया बात करेंगे उस पे भी। अभी तो ट्रॉफी शुक्ला बात करेंगे अगले हफ्ते, फिर झीनी झीनी उसके बाद पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, झीनी झीनी पे बहुत जरूरी है जी जी। अच्छा, मैं पहले बोल दूं, कई साथी सवाल कर रहे हैं, वो सवाल डालते रहे। आखिर के सेक्शन में जो होता है हम सवाल लेते हैं, अभी सवाल नहीं लेंगे, अभी पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, राही मासूम रजा के बहुत मशहूर एक कविता है कि मेरा नाम मुसलमान जैसा है, मुझे कत्ल करो और मेरे खून को महादेव के ऊपर फेंको, इस तरह का है ना। उसमें जो आखिरी लाइन है कि कह दो उस महादेव से कि ये गंगा का ये पानी जलील तुर्कों के बदन में गर्म लहू बन के दौड़ रहा है, ठीक है। तो वो भी अपने आप को तुर्क ही साबित कर रहे हैं ना। देखिए, उनकी चेतना में मुसलमान तुर्क है, ठीक है। हम तो अपने आप को तुर्क नहीं मानते, हमारे तो पूरा
पूरा का पूरा जो हमारा जो इतिहास है वो इसी भारत का इतिहास है। और 4-5 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो फिर हमारा हम तो फिर यही के मूल निवासी में से निकल जाएंगे, है ना। अच्छा, मैं अब इस पे आ जाते हैं। अगला पन्ना है उनका ताना बाना, ठीक है। ताना बाना में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि इसी कारण से देखिएगा कि जो देशज मुसलमान है वो किसी भी जो तथाकथित त्योहार है, मुहर्रम हो, उसका वो देसीकरण कर देते हैं, देशज रूप दे देते हैं। ताजिया को ही इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो देखिए कितने देशज ढंग से मनाया जा रहा है, पूरा अपने जिस ढंग से मनाया जाता है उसको। इसीलिए जो सल्फी अरब जो आतंकवादी टाइप का जो लोग हैं, कुछ कट्टरपंथी, वो इसको बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि इस्लाम नहीं है, लेकिन ये इस्लाम का देसीकरण है, अपने ढंग से वो उसको मनाते हैं। और वहीं सवर्ण हिंदू उसको तुर्क से जोड़ता है। जैसे एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, देवी प्रसाद मिश्र हिंदी के कवि हैं, वो मुसलमान थे, वो भी तुर्क और विदेशी कोई मुसलमान मानते। और ये रही हिंदू मुसलमान सवर्ण, हाँ एक ही है, हिंदू मुस्लिम मुसलमान देखिए कितने अपने सोच में एक है। लेकिन इसके बावजूद राही मासूम रजा ईमानदार होने के कारण, कला के प्रति ईमानदार होने के कारण अपनी ट्रांसेंडेंट कर देते हैं, खुद ही के पार चले जाते हैं। ये उनकी विशेषता है, खुद को मतलब नेगेट कर देना, खुद को रोक देना, जो कॉन्शस को, यही बड़ा कहानीकार होता है, वो अपने पार चला जाता है। तो इस मामले में ये बड़े कलाकार, आर्टिस्ट है, फनकार हैं कि खुद को ही मतलब लांग जाते हैं, अतिक्रमित करते हैं, खुद को लांग जाना इनको महान बनाता है राही मासूम रजा। जी जी, ये असराफ होने के बावजूद ये लिख पाते हैं पसमानदा के अर्थात। जी वाकिर भाई, इसीलिए इतना पढ़ने में, देखिए इतनी मोटी किताब है, पढ़ने में इतना मजा आया, ऐसा लगा कि मतलब चित्रण है, हाँ मंजर निगारी जिसको बोलते हैं, काफी पढ़ते पढ़ते रोमांचित, ऐसा लगता है कि मतलब कहीं आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। अच्छा, मैं सवाल करूं कि मैं एक बार और आपसे कहा था कि बचपन में जो पिक्चरें टेलीविजन पे ये सब आती थी, पाकीज़ा, उमराव जान, इस टाइप की आती थी, हमको सैटरडे संडे देखते थे हम लोग। तो एक दिन मेरे जहन में आया कि अब पूछूं कि ये जो मुजरा देखने से मुसलमान जाते, हम लोग नहीं जाते हैं क्या? मतलब जानना चाह रहे थे, हमारे समाज से लोग नहीं जाते क्या? देखिए कोई गया ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है यहाँ पे कहाँ पे रहती है सब ये सब। तो अब नहीं, हम लोग नहीं जाते। तो फिर मेरे बाद के कालों में मेरे दिमाग में ये आया कि ये जब जितनी पिक्चरों में इस तरह की पिक्चर मुस्लिम कल्चर दिखाया जा रही है, किसका कल्चर? ये हमारा कल्चर तो है नहीं, पसमानदा तो वहां जाती नहीं है ना। तो हमारा अशराफ कल्चर को मुसलमान कल्चर के नाम पर ये बॉलीवुड ने खूब प्रमोट किया। और इसकी वजह ये नहीं कि राही मासूम रजा, कैफी आजमी या मजनू सुजापुरी ऐसे लोग जो अशराफ बैकग्राउंड के लोग थे, यही बॉलीवुड में थे, इसके गुनाहगार हैं, इसके गुनाहगार हैं। अशराफ कल्चर को, मुस्लिम कल्चर को साबित करने में सबसे ज्यादा दायित्व इनको लेना पड़ेगा, कैफी आजमी को, राही मासूम रजा को, जावेद अख्तर को। बिल्कुल 100% गुनाहगार है। जी, अब मैं उनका ही पढ़ रहा हूँ कि वो देखिए वो कल्चर कितना वो उसमें बता रहे हैं। हम शाहिद लुधियानवी को भी जोड़ लीजिए, वो तो इन लोगों का गुरु है। शाहिद लुधियानवी। अच्छा, ये लोग जो थे ये अपने आप को लेफ्ट का बोलते थे ना, लेफ्टिस्ट बोलते थे, है ना। और फिर मुस्लिम कल्चर में ये लोग दिखाते थे, इनकी मुस्लिम कल्चर में दिखाते थे अशराफ कल्चर अपना, कि जो है कोठों पे जा रहे हैं और वहां पे जो है बैठे हुए हैं। तो ये पसमानदा कल्चर को मुसलमान कल्चर के रूप में नहीं दिखाया किसी पिक्चरों में, या इस तरीके से नहीं प्रेजेंट किया। ठीक, उनको मजदूर समझ में आता, पसमानदा समझ में नहीं आता, मतलब जाति समझ में नहीं आता, वर्ग समझ में आता है खाली इन लोगों को। नहीं, वर्ग भी समझ में नहीं आता। अगर वर्ग भी समझ में आता है तो मजदूरों का जीवन दिखाते, सामंतों का नहीं, कोठे का जीवन नहीं दिखाते, फैक्ट्रियों का दिखाते, तो इनको वर्ग भी नहीं समझ में आता। मैं वो भी क्रेडिट इनको नहीं देना चाहता। इन्होंने प्रोलेटेरियत के जीवन को भी नहीं दिखाया। ये गुनाहगार हैं प्रोलेटेरियत के, यानी सर्वहारा के, क्योंकि सर्वहारा का जीवन दिखाते तो जुलाहा का जीवन अपने आप आता है। जुलाहा ही तो मजदूर है, अंसारी मजदूर है, दोनों में फर्क क्या है? जो सर्वहारा है वही छुट्टी जाती है, पसमानदा है। हमको बताइए, मजदूर जो है वही छुट्टी जाती है। तो अगर मजदूर का दिखाते तो अपने आप जुलाहे का जीवन आना ही पड़ता, दुनिया का जीवन आता ही अगर मजदूर को भी दिखाते तो इसलिए ये नैरेटिव भी सही नहीं है कि ये तो वर्ग को समझते, ये किसी चीज को नहीं समझते सिवाय अय्यासी, शराबनोशी, शराबखोरी और औरतबाजी के सिवा इनको शाहिद लुधियानवी हो चाहे जो भी हो कुछ नहीं समझ में आता इस मामले में। लेकिन राही मासूम रजा ज्यादा बेहतर लेखक है,
इसलिए मेरे जी पसंदीदा लेखक है। वो जी। सलाम नोसी को ग्लैमराइज नहीं करते जैसा कि हाँ जावेद अख्तर करता है या शाही लुधियानवी करता है। मैं जी। राही मसूद को इस मामले में बेहतर एक फनकार और कलाकार मानता हूँ। चाहे आप नीम का मैं पेड़ कितना अच्छा है ना, नीम का पेड़ भी मैं बहुत अच्छा है जी, मैं टोपी इनका सुपड़ा भी बहुत अच्छा है जी। जी, मैं इनका वो कोटेशन पढ़ रहा हूँ इस सब इन सब के ऊपर कि मशहूर था कि सलीमपुर के जमींदार अशरफुल्ला खां अशरफ अपने दादा के कलमी दीवानों की तरह उसके लौंडे को भी रखे हुए थे और फुर्सत में इन दोनों ही के पन्ने उलट पुलट लिया करते थे। तो मतलब इस तरीके से वो पूरा बयान कर कि देखिए किस तरीके से। तंज करते हैं, देखिए कितना हाँ मारक तंज है, कितना पावरफुल हाँ तंज है ना। हाँ। अरे मतलब बहुत अच्छी तरीके से हाँ इन्होंने बेहतरीन है, इन बातों को रखा है। मतलब और भाषा कितनी पावरफुल है। अगर आगे इनकी आगे भाषा की किसी से तुलना है तो जॉक से तुलना है। जॉक ही इतनी अच्छी भाषा लिखते थे और अच्छा राही ज़ौक मसूद तो रजा उस अच्छा ज़ौक ऊंचाई तक। हालाँकि इससे इससे अलग बात जा रही है, लेकिन ज़ौक को और गालिब के जब सीरियल आया था गालिब का, तो उसमें ज़ौक को बहुत ही बेवकूफ़ टाइप का दिखाया गया कि वो नहीं मतलब सुल्तान के नहीं, आगे पीछे लगा रहता था और गालिब बहुत महान थे, वो सड़कों पे रहते थे और इस तरीके से एक बार ज़ौक ये को उन्होंने गुलजार की बोल दिया। बदमाशी है, ये पूरी हाँ, बदमाशी गुलजार की है, गुलजार की ये पूरी बना बदमाशी बना है और शहर का काफी मुस्लिम ज्यादा फिरा रखते है थे। इतना था, नहीं ये वरना इस बहुत शहर में घृणा गालिब की की आबरू क्या ये है। गालिब गालिब के छोटे जातियों के प्रति घृणा है। ये अच्छा, छोटे जाति तो के थे जॉक, इसलिए उसे घृणा करते थे। ज़ौक छोटी जाति के थे? हाँ नहीं थे वो। अरे फाकिर भाई और मैं ये इसका सोर्स बताता हूँ, एक नहीं वीडियो है। मत बताइए, लोग लोग अपने अपने नाम से लिख देंगे, बता रहा हूँ। अभी ठीक, पहले कुछ लेख ला दीजिए ये। जी अच्छा, जी ये इंटरेस्टिंग हो गया कि अच्छा ज़ौक जो छोटी जाति के थे। जी जी, अच्छा, इसमें भी बिल्कुल कास्ट बिल्कुल। एंगल आ गया हाँ गालिब और ज़ौक में। इसीलिए गालिब उनसे घृणा करते थे। ये मिर्जा कास्ट के थे, ऊंचे कास्ट के थे मिर्जा गालिब। मिर्जा मतलब मुगल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आगे 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 चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं। जैसे कई जगह इन्होंने छुआछूत का जिक्र किया इस किताब के अंदर। जैसे मैं एक जगह जी पढ़ रहा हूँ, जो मिर्जा साहब थे इसमें, वो हकीम मियाँ, उसके पास एक छोटी जात के लोग जाते हैं और नफ्स देखने को कहते, तो मिर्जा साहब नफ्स कैसे उसका देखिए, वो तो छोटी जाति की है, छू नहीं सकते, अछूत है। तो वो बिना जी उसको देखे, नफ्स देखे ही उसको पर्चा पे दवाई लिख के देते कि जब भाई ये खाली सही हो जाएगी। तो मैं कहना चाह रहा देखिए, मुसलमानों के अंदर छुआछूत की जब बात निकलती है तो सीरियस इसको नकार दिया जाता है, ऐसा कुछ था नहीं। बिल्कुल। लेकिन इस किताब में एक दो जगह नहीं, कई जगह इसका जिक्र मिलता है कि छोटी जात के लोगों के साथ छुआछूत का बिहेवियर होता था, उनको छूते नहीं थे। तो ये भी राही मासूम रजा की बहुत बहुत बड़ी बात है कि तारीफ की उन्होंने जानी चाहिए कि उस हाँ, बोल्डनेस से। और उस जमाने में 1966 में इस बात को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया कि मैं इनको एक उर्दू या हिंदी साहित्य या उर्दू अदब का एक इम्पोर्टेंट हस्ताक्षर या अदीब मानता हूँ। ये बहुत बोल्ड, और ये जो इसमें चुगताई और मंटो का बोल्डनेस है, ये नंगा वाला बोल्डनेस है, फालतू का बोल्डनेस है। और असली बोल्डनेस ये होता है जिसको राही मासूम रजा ने निकला है। इसलिए मैं मंटो और इसमें चुगताई और साहिल लुधियानी को खारिज करता हूँ, क्योंकि इनका बोल्डनेस दिखावे का, फालतू शराब पी लिया बोल्ड हो गया, फालतू की बात। और ये राही मासूम रजा समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं, छुआछूत की सच्चाई को सामने लाते हैं और बार बार लाते हैं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको हूबहू जी लिखना। और ये जी तथाकथित लोग इसको भी खारिज कर देंगे राही मासूम रजा को, क्या बोल के। मैंने डिस्कशन लोगों से किया है तो वो क्या अच्छा बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सुन्नी मुसलमान की सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ शिया मुसलमान छुआछूत करते हैं क्योंकि हिंदुओं जैसे हैं, इन्होंने महाभारत की स्टोरी लिखी है तो ये काफिर है इसलिए लिख दिया ऐसा, और सुन्नी में नहीं है। लेकिन ये पूरे मुसलमानों की सच्चाई है जिसको इन्होंने लिखा है राही मासूम रजा ने। अब पूरा छुआछूत मुस्लिम मुआशरे का एक उतना ही बड़ा कलंक है जितना कि बाकी समाज का है, और इसको जितना जल्दी हम लोग स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा होगा। किसी बीमारी को, मर्ज को स्वीकार करेंगे तभी तो उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, और स्वीकार ही जी नहीं करेंगे मर्ज तो फिर और बीमारी रहेगा समाज। तो ये जरूरी है कि इसको हम माने, और इसको राही मासूम रजा ने माना ही नहीं है, बखूबी दिखलाया है, जैसे कि आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। अच्छा, मैं एक और पढ़ देता हूँ, मैं उनका एक और पढ़ देता हूँ। झंगटिया बो ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने अपना हाथ फैला दिया और सकीना ने फैले हुए हाथ पर
तय किए हुए पान का बीड़ा ऊपर से छोड़ दिया, जो उसकी हथेली पर जाके गिर के खुल गया। झंझटिया बहू ने सलाम करके वो पान खा लिया और सकीना आसिया के साथ गिलोरी बनाने लगी। मतलब कि वो हाथ में पान नहीं देते थे। माशाअल्लाह, देखिए कितना बढ़िया, मतलब कितना और कैसा मंजर खींचा है छुआछूत का। मतलब इससे बढ़िया अब देखिए, मतलब जो इमेजरी है आप इसको आर्ट के हिसाब से भी देखिए तो कितना बढ़िया जो जुबान की सफाई है, जो इसमें अलामतें, जो एक पूरा दृश्य खींचने का, और कितना अच्छा मतलब एक जो एक कहानीकार जो होता है वो कहानी कला यहाँ अपने उरूज पे है। जो कहानी किस्सा गोई का आर्ट अपने उरूज पर है। ये जो किस्सा गोईपन है, ज्यादातर क्या होता है कि जब हम किसी आइडियोलॉजी पे लिखते हैं कि छुआछूत पे लिखना है तो वो नारेबाजी हो जाता है, उसमें आर्ट नहीं रहता। आर्ट का बहुत खामियाजा, लॉस और क्षति हो जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब हम किसी सामाजिक मुद्दे पे लिख रहे हैं तो आर्ट को बचाना, उसमें एस्थेटिक अपील को बचाना। तो इस लिहाज से रज्जा एक बहुत अच्छे कलाकार साबित होते हैं अपने तमाम लिमिटेशन के बावजूद, कि इन्होंने बहुत कलात्मक ढंग से, पावरफुल ढंग से इसको पढ़ के आप झकझोर आपको देते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप जो एस्थेटिक एक अपील है, ये जो आपने अभी लाइनें पढ़ी, इसके लिए मैं माशाअल्लाह कहना चाहूंगा और मैं तारीफ करूंगा। उसमें एक और मैं पढ़ देता हूँ। देखिए वो लिख रहे हैं कि कैसे जो कांग्रेसियों ने कई जब इससे हमारे अंबेडकर साहब से जब टकराव होने लगा तो कांग्रेसियों ने कई दलित नेताओं को भी खड़ा करना शुरू किया। तो उस पर लिख रहे हैं कि वहां के लोग कैसे इसको बिहेव कर रहे हैं। खुदा गारत करे कि माटी मिले कांग्रेसियन को, जिन्होंने चमारों और भंगियों का रुतबा बढ़ा दिया है। देखिए कितना अच्छा उस टाइम का जो मुआसरा था, उसमें कैसे अंबेडकर के प्रति रिएक्ट कर रहे, किसी को कैप्चर करना है। आगे की लाइन दे, वो सब अब अछूत ना है, हरिजन हो गए हैं। उन्होंने मुर्दा खाना भी छोड़ दिया है और कोई महीना भर पहले चमारों का एक गोल परशुरमुआ की लीडरशिप में पंडिताइन के कुएं पर चढ़ गया और पानी भर लिया। ये मुसलमान पात्र बोल रहे हैं कि मतलब कि उसके बताओ इतने सब हो गए हैं, कितना बुरा लग रहा है। इसलिए अंबेडकर का ये कथन सत्य है कि जो अछूत है वो सवर्ण यानी अपर कास्ट मुस्लिम के लिए उतना ही अछूत होता है जितना हिंदू के लिए होता है, या कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है। क्या कि ये मियाँ मुसलमानों में छुआछूत के अलावा ये भी भावना होती है कि हम इंडिया के शासक थे, मियाँ थे। मियाँ का अर्थ होता है मास्टर, शासक। तो इसलिए मियाँ जब बोलते हैं, मियाँ मतलब मालिक है हिंदुस्तान के, तो ये जो नोस्टाल्जिया है कि हम यहाँ के सुल्तान रहे हैं, वो गाहे बगाहे प्रकट होता है। एक अशराफों के लीडर ने हाल ही में बोला कि हम शासक रहे हैं, हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये गाहे बगाहे नोस्टाल्जिया और एरोगेंस और नैरेसिज्म सामने आता रहता है, और इस उपन्यास में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन है। अरे बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये क्रिटिकल रियलिज्म का एक अच्छा एग्जांपल है आलोचना। ये मुस्लिम लीग वाले अब बात पे आ जाते हैं, 40 मिनट हो भी गया कि इसमें बता रहे हैं राही मासूम रजा कि जिन्ना के समर्थन में लोग नहीं थे शुरुआत में। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन्ना भी शिया ही रहे हैं, उसी समाज से आते, शिया समाज से आते हैं। उसके बावजूद ये बता रहे कि जिन्ना के शुरुआत में समर्थन में नहीं थे। इन लोग कह रहे थे कि कौन जिन्ना है। अच्छा पाकिस्तान बनने का मतलब ये समझते थे पाकिस्तान नाम की कोई मस्जिद है जो बनने वाली है। तो इस तरीके पहले एक गलतफहमी थी। लोग बात भी करते हैं आपकी पाकिस्तान कहाँ बनेगा, तो बता रहे कि हाँ बनेगा। अच्छा ठीक है बन जाए। तो फिर अलीगढ़ के लड़के आते हैं समझाने। तो इसके ऊपर ना अली अनवर की जो किताब मसावत की थी उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है कि असर की नमाज के बाद अलीगढ़ के शेरवानी पहने रहते, शेरवानी पहने हुए, इसमें भी वही शब्द इस्तेमाल, काली शेरवानी वाले दो लड़के बाहर निकलते हैं और मस्जिद को लगते हैं इंची टेप से नापने। तो असर की नमाज के बाद लोग नॉर्मली फ्री रहते हैं, मगरिब असर के बाद अच्छा सा माहौल भी रहता है। तो लोग पूछते रहते हैं अरे भैया मस्जिद क्या नाप रहे हैं, कि देखो जब हम लोग का पाकिस्तान बन जाएगा तो यहाँ की मस्जिदों को ये लोग गिरा देंगे या तो इसमें अपने गाय पशु पाल देने लगेंगे, तो हम इसी नाप की मस्जिद पाकिस्तान में बनाएंगे। तो इस तरीके से अलीगढ़ के लड़कों ने पाकिस्तान और दो राष्ट्र सिद्धांत को मजबूत करने के लिए मुसलमानों के गांव-गांव में जाके कैंपेनिंग की। तो उसका जिक्र इसमें भी आता है। तो इसके ऊपर कि कैसे जो है इसको कैसे देखते हैं, अलीगढ़ वालों से ये बात कह दी जाए तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे कि भाई तुम्हारा जो इतिहास रहा है और दो राष्ट्र को मजबूत करने वाला इतिहास रहा है, पूरा अलीगढ़ आंदोलन जो है पाकिस्तान आंदोलन बदल गया। और ये उसी दौरान
चौवालीस याद नहीं आ रहा है, ये कुलदीप नैयर की उनकी आत्मकथा जो है, एक जिंदगी काफी नहीं से करके है ना, तो उसमें उन्होंने लिखा कि अब्दुल कलाम जो है वहां पे गए थे तो अलीगढ़ पहुंचे थे तो उनके ऊपर थूक दिए थे अलीगढ़ के छात्र कि ये जो है कांग्रेसी है, कांग्रेसी का मतलब है कि ये जो है हिंदू है। तो ये नफरत जो है अलीगढ़ में एक बार ऐसे बड़ी कैसे पढ़े लिखे वर्गों में। अच्छा मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, इन्होंने राखियों के लड़के के मुंह से 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करवाया, और हम ये जानते हैं कि छोटी जात के जुलाहों के जुलाहा का लड़का वहां पढ़ रहा है, तो हम ये जानते हैं, जुलाहा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शब्द जुलाहा इस्तेमाल, हम तो अंसारी बोलते हैं, तो ये उनके मुंह से कहलवा रहे 2 राष्ट्र सिद्धांत के बारे में, समर्थन करवा रहे जिन्ना का, मुस्लिम लीग का, और हम ये बात साबित भी कर चुके हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि जो पसमानदा जातियां थी सर सैयद के वक्त तो वो घुस ही नहीं पाई थी, अब बाद की कालों में नमक के बराबर भी नहीं थी। अब आपसे आपके डिपार्टमेंट से ही आरटीआई डाल के मैंने पूछा था, तो उसमें पता चला कि बहुत कम पसमानदा जातियां आज के वक्त में 2019-20 में भी बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरीके से तो मुझे तो बेईमानी से लगी कि आप जो है छोटी जातियों के लड़कों के मुंह से ये सब कहलवा रहे हो। तो दोनों बातें के दोनों सवाल का जवाब दीजिए कि पहली बात तो ये अलीगढ़ मूवमेंट कैसे पाकिस्तान मूवमेंट में बदल गया, और ये छोटी जात के लड़कों से ये कहलवा रहे जबकि इतने लड़के थे भी नहीं वहां पे। ये पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि ये एक जानकारी चकित कर सकती है आपको कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट तथाकथित। तो इससे कम्युनिस्टों का दोगलापन साबित होता है कि कैसे कम्युनिस्ट सेकुलर ऐसी बातें करने वाले लोग रातों रात वो काली शेरवानी वाले बन गए। तो ये रातों रात कुछ नहीं होता है, खुद उनका मार्क्सवाद का सिद्धांत बोलता है कि कॉन्स्पिरेसी जैसा कुछ नहीं होता है, सामाजिक। तो इसमें सच ये है कि ये सब मोलम्मा था, सिर्फ अंदर से ये शुरू से ही, ये ऐसा नहीं कि बदल गए बड़े सेकुलर आदमी और उसका हृदय परिवर्तन हो गया रातों रात वो सांप्रदायिक हो गया। ये शुरू से ही सांप्रदायिक थे, जिसपे तथाकथित सेकुलर गंगा जर्मनी एक नकली वो चेहरा उड़ा हुआ था। ये सांप्रदायिकता इनकी पहले से ही थी। अशराफ की राजनीति शुरू से ही, आगाज से ही बहुत सांप्रदायिक किस्म की रही है, चाहे वो हिंदू सवर्ण हो या मुस्लिम सवर्ण हो, क्योंकि यही राजनीति रूलिंग वर्ग की हो सकती है। वो प्रगतिशील हो ही नहीं सकती है रूलिंग वर्ग की राजनीति, रूलिंग कास्ट की राजनीति। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है समझने में। तो ये जो कम्युनिस्ट का चोगा था सब नकली था, सब छद्म था, स्यूडो था, एक छद्म भेद था, वो सिर्फ एक लिबास था जिसको ये पहने हुए थे। और जैसे ही असली मौका आया ये अपने सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने लग गए। और जो वर्णन किया है राही मासूम रजा, वो बहुत सटीक वर्णन किया है, मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन एक जगह वो चूक गए हैं, जो आपका दूसरा सवाल होता क्या है कि कोई भी लेखक है, रोमांटिक लेखक है, वो आत्ममुग्ध होता है, वो अपने को ही संसार समझता है। इसको मैं सिग्निफाइड रेजोनेंस बोलता हूँ कि आपका पात्र अलग है। जैसे कफन कहानी प्रेमचंद की है, तो वो कहानी तो एक कायस्थ वर्ग की है, उनके मामा जी की है, लेकिन उसको पात्र बना देंगे कहने के लिए किसको, वो पात्र बना देंगे छोटी जाति को। तो ये बहुत बचकानापन, एक तरफ तो बहुत मैच्योर उनकी मैंने तारीफ की, लेकिन दूसरे तरफ उनके कला में एक कमजोरी है, बचकानापन है। जैसे पंचतंत्र कहानी किसकी है, पंचतंत्र मनुष्यों की कहानी है, लेकिन कहा गया किसके माध्यम से, जानवरों के माध्यम से। तो इसी तरह ये कहानी विभाजन की किसकी है, सवर्णों की है, लेकिन उसको जुलाहे के माध्यम से, जुलाहे को सिग्निफायर बना दिया, मीनिंग ढोने वाला गधा बना दिया कि इस मीनिंग को ये पात्र में। आप देखिएगा कि ऐसा काम मैत्रेयी पुष्पा भी करती है, तमाम महाश्वेता देवी तक करती है, अरुंधति राय भी करती है कि अपने मंतव्य को एक छोटा जाति का पात्र खड़ा कर देगी, जबकि छोटे जाति का पात्र वैसा नहीं होता है। या उदय प्रकाश करते हैं पीली छतरी वाली लड़की में कि बदला लेना, कि बलात्कार का बदला बलात्कार से लेके, छोटे जाति का आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं। जैसे कि प्रेमचंद कफन में दिखाते हैं कि एक आदमी अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन छोटे आदमी जात का आदमी दूसरा शादी नहीं कर पाता है, वो इतना गरीब होता है कि कोई उसको अपनी बेटी नहीं देना चाहता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि पत्नी मर जाए, पत्नी से बड़ा मोहब्बत करता है। वहाँ इस तरह के गाने पाए जाते हैं, गाजीपुर का ही
गाना है भोजपुरी कि नेहरू मेहरी रहे बीमार निरहुआ सटर रहे, कि जब औरत बीमार पड़ जाती तो उसी से सटा रहता है, उसी का इलाज में व्यस्त रहता है, क्योंकि एक छोटे जात का आदमी पत्नी मर जाए अफोर्ड नहीं कर सकता है, दूसरी शादी नहीं होगी, इतने गरीब है उसको कोई बेटी एक बड़ा मुश्किल से तो शादी होता है। इसलिए ये अपने सच्चाई को हम पर थोप देते हैं। तो विभाजन की सच्चाई हमारी नहीं है। हमारे जितने क्यादत करने वाले लीडर थे, आसिम बिहारी जैसे लोग, उन्होंने पुरजोर विरोध किया विभाजन का, क्योंकि इससे हम लोग को घाटा था। तो ये अपनी बात उसके मुंह से वो पात्र, आप देखेंगे अंग्रेजी फिल्म में भी ऐसा है कि एक व्हाइट वुमेन बलात्कार हो रहा है उसका, तो अचानक वहां ब्लैक वुमेन को खड़ा कर दिया गया कि ब्लैक कहीं ऐसा हो सकता है। तो ये टेक्निक सिग्निफायर सिग्निफाइड डिजोनेंस, इसको मैंने नाम लिया अपने क्रिटिसिज्म में, मैंने एक वर्ड पॉइंट किया है, तो उसी डिजोनेंस का ये एक मिसाल है। फाकिर भाई मैं कोट कर दूं कि उसने ये भी, मतलब मैं बताता रहा हूँ कि राही मासूम रजा ने वो जो बात है कि वो यथार्थ में इतना ज्यादा वो यकीन करते थे कि बहुत सी बातें वो निकाल के लाते। जैसे जब बात होती कि अशराफ तो मान जाते पाकिस्तान बनवाने के लिए, ठीक है, और ये भी मान जाते कि ठीक है जिन्ना जी हमारे लीडर है, तो फिर ये होता कि अब चलो जुलाहों की बस्ती में चलो। तो वो लिखते, मैं वो कोट कर रहा हूँ, मगर ये जुलाहे इनके लिए तो मौलाना आजाद सुबहानी और मौलाना अब्दुल बाकी कल आ ही रहे, जो हम इसको कोट कर रहे हैं आसिम बिहारी के रूप में, ठीक है ना। मैं जुलाहों और बिहारियों से बात नहीं कर सकता, दोनों साले मादर जात चूतिए होते हैं, ठीक है। फिर आगे सुनिए, वो जाते हैं हाजी साहब जो जुलाहे उनके पास जाते थे, वो कहते हैं हाँ जी नहीं, एक ने कहा जलसा तो कल होगा, मौलाना आजाद सुबहानी और मौलाना अब्दुल बाकी साहब तशरीफ ला रहे हैं, बाकी कह तो न, हम लोग तो जमीयतुल अंसार वाले हैं, हम लोग मुस्लिम लीग को वोट ना दे सकते। तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे चित्र, तो इसी को मैंने बोला, किसी उपन्यास जो होता है वो मोनोलिथ नहीं होता है, यूनिफाइड होल नहीं होता है, उसमें फीचर्स होते हैं, दरार होते हैं। और हम लोग की आदत है एज ए पाठक या एज ए नक्काद कि उसको एकदम हारमोनियस होल के रूप में पढ़ना चाहता है, कि उसमें कोई गैप्स नहीं होना चाहिए, संगीत की तरफ पूरा एक धुन होना चाहिए, कहीं सुर ताल, लेकिन कोई भी साहित्यिक रचना में गैप्स होता है। ये मैं नहीं, एक पियरे मैसरे करके, जिसको मैं मौसेरे कहता हूँ, तो ये प्यारे मौसेरे का, पियरे मैसरे का सिद्धांत है कि कोई रचना इनहेरेंटली उसमें गैप्स होगा ही होगा। तो इनके गैप्स है, कंट्राडिक्शन है, कि एक तरफ तो इनकी कला कहीं कहीं चुक जाती है, उसमें गैप्स है, तो कहीं कहीं देखिए कितने अर्थात बने। आसिम बिहारी बिहार के थे, तो उनका ज्यादा प्रभाव बिहार में था, तो जिसके कारण पाकिस्तान विरोध का मूवमेंट सबसे ज्यादा पसमानदा मुस्लिम यानी बिहारियों में मजबूत था, जिसके कारण बिहारियों को गाली पड़ रही है, आसिम बिहारी को गाली पड़ रही है। ध्यान से आपने सही पहचाना, बिल्कुल। और कितने अर्थात चित्रण है, अब बताइए रियलिज्म कितने गाढ़ा है। मैं कोट कर दूं कि वो हाजी साहब पूछते हैं उनसे, भाई जो जुलाहे, इसमें जुलाहा शब्द देखिए, मैं किसी की भावना आज करने की बात नहीं है, जुलाहे शब्द बार बार वो इस्तेमाल ही कर रहे हैं क्योंकि इसमें उसी तरीके से लिखा गया है। तो मैं उपन्यास का भी अभी विवरण कर रहा था, वही शब्द इस्तेमाल करो जो उन्होंने लिखा है। तो वो लिख रहे हैं कि जो हाजी साहब हैं, और हम तो फिनहू जुलाहे की जुलाहे रह जाए का, पाकिस्तान में मियाँ लोग जुलाहान से रिश्ता नाता कर लगे रही का, मतलब करने लगेंगे क्या? मतलब ठीक, अब सोचिए कितना बड़ा यह अर्थात का चितेरा है। अपने तमाम कमियों के बावजूद जो साहित्य है अशराफों में, उसमें राही मासूम रजा निश्चित रूप से उसके उरूज पे हैं। इतने साहस के साथ, इतने बारीकी से जो पसमानदा समाज के अर्थात को, अच्छा इस पे बात करते हैं, 50 मिनट हो गया फाकिर भाई, इस पे बात करके हम अब सवाल ले लेते हैं, 2 सवाल करना चाह रहे, सवाल कर लें। मैं भी यही चाह रहा हूं। बंटवारे का जो पूरा इतिहास रहा है, हम ये देखते हैं कि उसमें जो पसमानदा मुसलमान विरोध भी कर रहे थे और पसमानदा मुसलमान वोटर भी नहीं थे। जो उस टाइम में जो 1946 का अगर इलेक्शन को हम टू नेशन थ्योरी का इलेक्शन मान लें या मुस्लिम लीग का इलेक्शन मान लें, तो उसमें जो पसमानदा जाति थी वो तो वोटर ही नहीं थी। वजह थी कि जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी, एक सर्टेन रूल था ना कि इतना पढ़ा हो या जिम्मेदारियां हो वही वोट कर सकता था। यूनिवर्सल वोटर सिस्टम नहीं था उस टाइम, जिससे आज सब जाके वोट कर रहे, वैसे नहीं था। तो हमारे मुस्लिम समाज के जो अशराफ वर्ग थे, उन्होंने ही वोट किया था पाकिस्तान के लिए, जो भी हुआ है, ठीक है। और उनके अशराफों में जो विरोध कर रहे थे मौलाना आजाद की तरह या और भी जो नेता है, वो जो थे वो अपने समाज, मतलब कि वो
मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। मतलब मुस्लिम समाज का मतलब अशराफ समाज को, अशराफ समाज को तो यही रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि खुद वो सैयद थे, अशराफ थे। अशराफ भी उनको अपना लीडर बनने को तैयार नहीं थे। बाकी ये अलीगढ़ वाले जो है मौलाना साहब थूक दी कि तुम जो कांग्रेसी मुसलमान होते ही नहीं है। हाँ, तो इस तरीके की बातें इसमें लिखी है। अच्छा, बाद में मासूम रजा बता रही, जब बंटवारा हो गया तो जितने मुस्लिम लीगी यहाँ रुक गए, सबके सब गादी टोपी पहन के सबके सब कांग्रेसी हो गए। ठीक है, गिरगिट चरित्र। हाँ, अच्छा, फिर उन्हीं का दबदबा जो अकलियत राजनीति, जो अल्पसंख्यक राजनीति है, उनमें उन्हीं का दबदबा हो गया। वो वही मुस्लिम लीग की राजनीति जो छोड़ के चले गए थे, और फिर वो उन्हीं मुद्दों पे हो गया अचानक से। हाँ, 70 साल तक हमको उसी मुद्दे पे फंसाए रहे हैं, वही अलीगढ़, वही उर्दू, वही हिजाब नकाब, जिन मुद्दों पर बंटवारा हुआ था, और ये मुस्लिम लीग जिसको वोट किए थे, जो यहाँ रुक गए, उन्होंने कांग्रेसी टोपी पहन के फिर वही राजनीति की यहाँ पर भी उन लोगों ने, और वही मुद्दे उठाए, उसको जिंदा रखा। जी। तो ये जो है, इस सच्चाई को भी समझना जरूरी है। पसमानदा आंदोलन इसी सच्चाई के ऊपर बात कर रहा है कि हमारी राजनीति नहीं थी ना, अल्पसंख्यक राजनीति हमारी राजनीति है। हमारी राजनीति उनकी राजनीति से अलग है। हमारी रोटी रोजी की राजनीति है, हमारी शिक्षा की राजनीति है, और उनकी जज्बाती में हिस्सेदारी की। हमारी राजनीति सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ी और तालीम में हिस्सेदारी की लड़ी जी। और इसीलिए हम जो है हर चीज में पसमानदा नजरिया पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो रिव्यू कर रहे हैं, क्यों उसको पसमानदा नजरिए से रिव्यू कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जिस तरह दलित नजरिया है, जिस तरीके से स्त्री नजरिया, उसी तरीके से पसमानदा नजरिया भी हो। जैसे ब्लैक पर्सपेक्टिव डेवलप होना चाहिए, पसमानदा पर्सपेक्टिव, पसमानदा नैरेटिव डेवलप होना चाहिए। तो इस आखिर में होता क्या है, कहानी बता दूं। जब बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद जो हालात कमजोर हो जाते हैं, तो एक अंसारी, मतलब जिसको इसमें जुलाहा लिखा, जुलागर का एक लड़का था, वो सैयदानी से प्यार करने लगता है उसके। और वो बताता है, अलीगढ़ में बताता है, अलीगढ़ में पढ़ता भी है, वो बताता है अलीगढ़ में कि वो अपनी महबूबा के में बताता है कि वो खरी सैयदानी है। मतलब उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी अपनी महबूबा के लिए कि वो सैयदानी है। लेकिन फुल्लन मियाँ देख लेते हैं उसको, उससे बात करते हुए, वो जाके उस लड़की के उससे कहते हैं बाप से कि देखो जो है वो ऐसा चल रहा है। तो वो उसके बाप कहते हैं कि लेकिन मैं जो रिश्ता इसके लिए आया, जो सैयद का रिश्ता, वो लेकिन वो पक्का रिश्ता नहीं है, उसके खून में मिलावट है। तो फुल्लन मियाँ कहते हैं कि अब जो है इज्जत बचानी है तो मिलावट उलाट मत देखो, सैयद लफ्ज अगर इस्तेमाल हो रहा है तो शादी कर दो, वरना कोई जुल्हा उला लेके भाग गया तो फिर तुम्हारी सारी सैयदानी जो है सैयद बना यही पर रह जाएगा। तो वो बंटवारा भी हो गया, हालात उसमें दिखा रहे, कमजोर भी बहुत हालात है, ये भी दिखा रहे हैं कि बेचारे वो मजदूरी करने पर आमादा हो गए, सैयद लोग और अशराफ लोग मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब शादी की बात आई तो अलीगढ़ का पढ़ा लिखा लड़का उसको जुल्हा ही नजर आ रहा है। ठीक है, उससे शादी नहीं करे, एक के अंदर जो खोट है, जिसको वो खोट मान रहे हैं, उससे शादी करने को तैयार है। तो ये उसके इसी के साथ फुल्लन में अमर भी आता है। बहुत अच्छा तंज है, बहुत अच्छा व्यंग है यथार्थ के ऊपर। इसीलिए तो इनको मैंने शुरू में ही एक उम्दा उपन्यासकार बोला कि यथार्थ को इस हद तक सटीक ढंग से चित्रण करना, उसको डिपिक्ट करना बहुत अच्छी मतलब पकड़ है इनको यथार्थ के ऊपर में, राही मासूम रजा को। और उसको बड़ी जो खिस्सा गोई है, जो हकीकत बयानी है, वो भी उम्दा किस्म की है। और इसमें कोई मतलब सुबह नहीं है इस बात में, कोई दो मत। अब सोचिए उस जमाने में इतना बोल्ड नहीं लिख पाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह, अभी भी नहीं लिख पा रहे, इसमें चुपता ही नहीं लिख पाए। लेकिन राही मासूम रजा, और इसीलिए राही मासूम रजा को ये सोकॉल्ड मंटो और इसमें चुगताई जैसे लोग फिल्मी कह के कि फिल्मी टाइप का आदमी है, इनको कभी भी अदब के दुनिया में महान नहीं बनने दिया। ये इतने छोटे लोग थे और इस तरह से बदमाश थे कि कभी राही मासूम रजा को अदब में उतना ऊंचा मर्तबा हासिल नहीं है। फिल्मों का लोग उनको फिल्मी, और फिल्म को तो थोड़ा सस्ता, उसके मैयार को उतने ऊंचाई से नहीं देखा जाता है। लेकिन मैं उनको एक ऊंचे किस्म का साहित्यकार मानता हूँ, और हकीकत को जिस ढंग से पकड़ा, उसके आगे ये मंटो की नाटकीयता फेल है, वो तो बेकार, मेरे अनुसार बहुत घटिया, परम घटिया। जो अर्थात की बात करे, जाति का जिक्र ना करे तो ऐसा आदमी तो फालतू। इन्होंने देखो जाति को जिक्र किया और उस समस्या को जो आज मेरे एक दोस्त हैं, कुलिंग है नासिर हुसैन, और उनका बच्चा यूपी PCS भतीजा पास कर गया और वो नहीं शादी हुई,
वो शेख की लड़की थी, नहीं से नहीं हुआ, जबकि वो एसडीएम वगैरह बन गया। तो ये आज भी हो रहा है जो 66 में हो रहा था। तो बहुत सही हकीकत बयानी की कि एक मोटे सैयद से वो कर सकता है, एक जुलाहे से नहीं कर सकता अपनी बेटी की शादी, चाहे भले ही वो अलीगढ़ में पढ़ ले, जो भी हो जाए, वो आईएएस क्यों ना हो जाए। तो ये बात बहुत शुरुआत में भी बोलते कि मेरे दादा के पास अच्छी हड्डी के अलावा कुछ कोई खूबी थी नहीं। और दादी बोलते कि इतनी खूबसूरत दादी उनको मिली कैसे, तो बताते कि दादा का वो वर्णन करते कि वो था कैसे, एक रखनी रख रखा था, रखनी मतलब कि रखेल रख रखा था घर में, और दादी को छोड़ रखा था। तो वो बात कर रहे कि दादा के अंदर खूबी तो कुछ एक अच्छी हड्डी, मतलब कि अच्छा खून होने के अलावा तो कोई और खूबी थी नहीं। तो इस तरीके की बातें जो है इसमें बयान की गई है। अब इसको इस नावल को देखिए, नावल को अगर पूरा ही बयान कर देंगे तो उसको पढ़ने का मजा खराब हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी कहानी ना आपको बताएं, है ना। तो फिर क्या होगा, अच्छा नॉवेल है, इसको पढ़ें और इस पे मतलब चर्चा करें आपस में। तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आप समझ पाएंगे जो इसका सियासी पहलू है, आप कला को, साहित्य क्या चीजें समझ पाएंगे, और साहित्य के बारे में भी, अदब के बारे में भी एक बेहतर समझ पाएंगे। वो एक रूमानी समझ जो हावी है पूरे, उससे आजाद होने की बहुत बहुत जरूरत, बहुत जरूरत है। तो बेहतर वही देवता की तरह पूजना, एक साहित्य के बारे में जो पूजा भाव है वो खत्म होना चाहिए। साहित्य एकदम मंडित सांसारिक चीज है, उसको जैसे बाकी चीज होता है, दूध बेचना एक व्यवसाय है, वैसा ही लिखना भी व्यवसाय है। लेखक कोई देवता नहीं होता, और मंटो को देवता समझने वाले बहुत से पसमानदा हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि किसी साहित्य को ही देवता न समझे, वो दुनियावी चीज है। मैं इनको बेहतर समझता हूँ, राही मासूम रजा, लेकिन वो भी देखिए एक गलत बयानी करते हैं कि एक पसमानदा विभाजन का समर्थक था, जबकि अर्थात क्या है कि पसमानदा का ज्यादातर हिस्सा वो विभाजन के खिलाफ था, तकसीम के खिलाफ था। आसिम बिहारी उसके जो सबसे बड़े लीडर थे, पुरजोर विरोध किया, बहुत बड़ी रैली की उन्होंने विभाजन के खिलाफ। तो उसको आदमी इंसान समझे, लेखक को भी, और जो उपन्यास की कृति है उसको भी, जैसे पलंग बनाने की कला है, कपड़ा बुनने की कला, वैसी भी एक कला है जिसको रॉक नामक एक फाकिर भाई इसके मजा लेते हुए पूछते हैं फुन्नन मियां, जब बंटवारा हो जाता है तो वो राकी लड़के से जो पसमानदा लड़का जो समर्थन कर रहा है, कहते क्या रे तोरा अलीगढ़ में तो पाकिस्तान में नहीं, भारत में रह गया, अलीगढ़ तो यही रह गया। तो सोचे कितना बड़ा तंज है, कितना बड़ा तंज। बहुत दिलचस्प उपन्यास है, बड़ी रोचकता से, कला, रोचकता, हकीकत में सबको एक साथ साध लेना बहुत बड़ी बात होती है, और इसको साध लेने के लिए बहुत बधाई के पात्र है राही मासूम रजा। और इसीलिए मैं आपको बता दूं पाठकों को कि हम लोगों ने पहले सोचा था इसकी कहानी बता देंगे, फिर हमने सोचा फिर इसका मजा खराब हो जाएगा। हाँ, आप इसको बिना कहानी जाने पढ़िए तो ज्यादा अच्छा लगता है। हमने बाकी बता दिया कि कैसे इसकी पसमानदा एंगल है, क्या इसके मजबूत पक्ष है, क्या इसके कमजोर पक्ष है, सारे कैसे राजनीति से कैसे जुड़ा हुआ है, सामाजिक से जुड़ा हुआ है, सारे बातें हमने कर दी है। अच्छा फाकिर भाई, अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं। अच्छा, इससे पहले बता दूं, अगला हमारा जो अगला जो संडे को जो हम बात करेंगे वो टोपी शुक्ला, इन्हीं की एक और नॉवेल है, इसमें आप बात करेंगे। एक सवाल ही आया है, मैं इसको स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप देख लीजिए। और कोई सवाल करना चाहता है अपना सवाल कर ले। ये सर टोपी शुक्ला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर की जो जिंदगी है, लाइफ है, कैंपस लाइफ के बारे में है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी जी। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं। ये सवाल आया सादिक अनवर का कि लेनिन भाई, बट आजकल तो पसमानदा भी खुद को एलिट समझ रहे हैं, बट अशराफ के नजर में ये लोग कुछ और हैं, और कुछ पसमानदा तो अशराफ वर्ग से शादी भी कर रहे हैं। तो पसमानदा को आप कैसे अवेयर करेंगे? देखो, शादी ब्याह न करने के हम पक्ष में नहीं है, हम जाति को तोड़ने के पक्ष में है। हाँ, बिल्कुल। और किसी अशराफ से हमारी दुश्मनी भी नहीं है, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत। तो और ये जो एलिट समझ रहे हैं उसके ऊपर भी फाकिर भाई बताएंगे। फाकिर भाई, इसको कैसे देखते हैं? फिर मैं बताता हूँ। एक गलत बात है, पसमानदा एलिट हो ही नहीं सकता है, ये गलत दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण का अमर्त्य सेन ने भी विरोध किया कि पहले जो गरीबी का इंडेक्स होता था, एलिट का इंडेक्स होता था, वो इंडिविजुअल होता था। उन्होंने बोला, अमर्त्य सेन ने, कि नहीं, आप कितने धनी हैं इससे भी नापा जाए कि आपके रिश्तेदार कितने धनी हैं, आपका समाज कितना धनी है। तो एक होलसेल इंडेक्स होना चाहिए। इसी को समाज शास्त्री सोशोलॉजिस्ट थे पियरे बोर्दू, उन्होंने भी बोला कि सोशल कैपिटल,
तो एक आदमी एक मुगालते में कोई जी सकता है कि भाई अपने आप को एलिट समझ लिया, आत्ममुग्ध, गलतफहमी में, मुगालते में कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन कोई हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए कि वो सोशल कैपिटल आप कहाँ से लाएंगे? इंडिविजुअली आप धनी भी, इस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ कि आपके पास बहुत पैसा आ गया, एक दलित के पास, एक पसमानदा के पास, लेकिन उसको तो वो मकान ही नहीं बेचेगा ना, जो यहाँ का जो वर्ग है। अब कहाँ बनाएंगे अपना घर? जो सबसे अच्छी कॉलोनी है, कोई मान लीजिए कि डीएलएफ कॉलोनी है, वहाँ एक पसमानदा को जो वो उसके तमाम तरसूबी और जाति कारणों से मकान ही में नहीं मिलेगा। अब कितना भी पैसा दे दे, है ना, अब कितना भी एलिट हो जाए, आपकी शादी सयाजानी और वो करने के लिए तैयार नहीं होगा, जैसा कि इस उपन्यास में भी दिखाया गया है। तो वो सोशल कैपिटल थे, इसलिए तथ्य गलत है। इसको विश्लेषण क्या करना कि एलिट मानते हैं, तो उनका मुगालता है, वो एलिट कोई है नहीं। अगर कोई मान भी जाए तो मुगालता है, वो एहसास कमतरी के कारण ऐसा हो जाता है कि लंबे समय तक ऑपरेट होने के कारण आदमी एहसास कमतरी से मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बड़ा दिखाता है कि भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन वास्तव में कोई पसमानदा एलिट नहीं हो सकता उसका मुकाबला। और ऐसे इन चीजों को ना, ये पसमानदा आंदोलन पे हमला करने के लिए अशराफिया वर्ग के लोग इस तरह के करते हैं किससे, इस नैरेटिव, इसके फेरे में मत आइए। ऐसे लोग हैं भी तो गिनती के हैं। तो डेमोक्रेसी में या स्टैटिस्टिक्स करके एक सब तो ज्यादातर लोग हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव औसत माना जाता है, न कि एक अपवाद देख के। अगर किसी लड़की के गोरे गाल पे काला तिल है तो उसको काली लड़की नहीं बोल देंगे तिल देख के, ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। या लड़के के भी गलत तिल है तो उसको काला नहीं बोल सकते हैं, तो वो गलत एक सैंपलिंग हो जाएगी। तो गलत सैंपलिंग का एग्जांपल है आपका प्रश्न। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिस मिगालते में जीते हैं। लेनिन भी एक बड़े खाते पीते संपन्न है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे पूछे तो अपने आप को पसमानदा बताएंगे, और उसकी राजनीति करते हैं, पसमानदा ही खुद को मानते हैं, एलिट नहीं मानते। जी जी, अच्छा, इसको अब खत्म करते हैं। 1 घंटा हो गया, कोई और सवाल भी नहीं आया। हमने बार बार अब बोलते हैं कि आप सवाल डाल दिया करिए, आपके सवाल हम ले लेते हैं, आगे में ले लेते हैं, किसी के सवाल छोड़ते नहीं है। जब तक गाली ना दें आप सवालों में, तब तक हम आपके सवाल को रिजेक्ट नहीं करते। तो ठीक है, सवालों का डेमोक्रेसी में स्वागत है। डेमोक्रेसी में सवाल ही डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाते हैं, मजबूत करता है। ठीक है फागिर भाई, अगले हफ्ते हम मिलते हैं टोपी शुक्ला के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय पसमानदा। जय पसमानदा।